नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। निकाय चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश की सियासत 2003 के विधानसभा चुनावों पर जा टिकी और शांति के टापू में अब आदिवासी वोट बैंक को लेकर सियासी हलचल तेज देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी आबादी है। 43 समूहों में बटा प्रदेश का आदिवासी वर्ग मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 87 विधानसभा सीटों पर सीधा असर डालता है, जिनमें से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश का चुनावी इतिहास तो ये बताता है कि प्रदेश की सियासत में आदिवासी वर्ग किस तरह से हार जीत का समीकरण तय करता है। आज चर्चा इसी पर होगी, आदिवासी चिंता सियासी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे हम आपका परिचय जरूर कराएंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक के लिए सियासी दंगल तेज हो चला है। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। कहा जाता है मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक पर कब्जा जिसने भी जमाया, सत्ता उसकी झोली में। और दोनों ही राजनीतिक दल इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसीलिए सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस ने आदिवासियों का दिल जीतकर सत्ता पाने के लिए सियासी बिसात पर चालें चलना तेज कर दी हैं। बीजेपी की बात करें तो पिछले 2 साल से लगातार आदिवासियों को रिझाने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस देने की बात हो तो अमित शाह भोपाल पहुंचे। इधर कांग्रेस ने भी कई रैलियां निकाली और पूर्व सीएम कमलनाथ आज पातालपानी पहुंचे हैं। वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे दबे कुचले वर्ण को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और इसी को सियासी दलों ने वोट बैंक की तरह भुनाने का काम किया। अभी हाल ही में देश की आदिवासी नेता महामहिम द्रौपदी मुर्मू देश के शीर्ष पद पर विराजमान हुई हैं। राजनीतिक विश्लेषक सियासत में इसे बड़ा दांव मान रहे हैं, क्योंकि इनके नाम पर ही विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया था। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा 47 सीटें आदिवासी बाहुल्य है। एक बड़े हिस्से पर कांग्रेस का कब्जा हमेशा रहा है, लेकिन 2018 के चुनाव के बाद अब बीजेपी खासतौर पर आदिवासी बहुल सीटों पर फोकस कर रही है। अब देखना होगा कि कौन सा दल आदिवासियों को लुभा पाता है और सत्ता की राह किसकी आसान होती है। खबर भारत। तो हम चर्चा की शुरुआत जरूर करेंगे आदिवासी चिंता सियासी पर, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता की बाइट सुन लेते हैं, वो अपना पक्ष किस तरह से रख लेते हैं। देखिए, कांग्रेस के पक्ष की बात करें तो कांग्रेस आदिवासियों के लगातार आपने देखा संघर्ष में साथ रही। आदिवासियों को सुविधाओं दिलाने के नाम पर कांग्रेस साथ में रही। जब हमारी सरकार हुआ करती थी तो आदिवासियों के लिए पट्टे, आदिवासियों को भू अधिकार, साथ ही आदिवासियों के लिए एक अलग फंड डेवलपमेंट के लिए स्थापित किया गया था। अब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासियों की बात कर रही है वो निश्चित तौर पर सियासी बात कर रही है। आप ये देखिए कि जब 17 सालों से आप सरकार में रहे और आदिवासियों के साथ क्या हुआ। आपने देखा आदिवासियों को 10 फीट गड्ढे में गाड़ करके हत्या कर दी जाती है, जीप सर के खींच करके हत्या कर दी जाती है, चाटे मार मार करके हत्या कर दी जाती। ये इस सरकार के कारनामे हैं। आदिवासी इनसे छिटक गया। 2018 में देखा आदिवासी सीटें कांग्रेस के पास आई। आदिवासियों का विश्वास और आशीर्वाद। पहले तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने और ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि 9 अगस्त को यूएनओ के द्वारा वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाया गया था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विश्व मूल निवासी दिवस, जिसको कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर दिया आदिवासी दिवस। ये तो हो गई कांग्रेस के ज्ञान की बात। कांग्रेस ने सदैव अपने हिसाब से जो है डे मनाने का तय करा है। उन्होंने महापुरुषों के जन्म जयंती पर गौरव दिवस मनाने की परंपरा नहीं पैदा की, क्योंकि उनके महापुरुष सिर्फ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ही है। इसके अलावा कोई महापुरुष वहां है नहीं। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के दिन 15 नवंबर को मध्य प्रदेश की धरती पर आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम हमने किया था। ये वे टंटिया जिले जिनका देश की आजादी में अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है।
चलिए, तो चुनावी बिसात बिछ चुकी है और दोनों तरफ से दल अपनी अपनी मोहरों के साथ तैयार हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो मोहरा है वो है आदिवासी वोट बैंक का। अपने अपने दावे हैं बीजेपी की तरफ से भी और अपने अपने वादे हैं कांग्रेस की तरफ से भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ उमेश शर्मा जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवराज चंदोल, सर आपका भी बहुत स्वागत है। उमेश जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में भी पिछले 18 साल से आपकी सरकार और पिछले 2 सालों से लगातार आदिवासियों के लिए बीजेपी सरकार की तरफ से तमाम तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि बीजेपी से आदिवासी नाराज है। सर, आवाज आ रही है आपको हमारी? तो संगीता जी, मैं आपको जी, सुन जी। पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज। मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ। नहीं, मैं आपने सुन मेरा चुका सवाल संगीता जी। हाँ, मैं सुन चुका हूँ। मैं जी, उत्तर जी। देता हूँ संगीता जी। जी जी अब भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट और दृढ़ मानना है कि समाज के अंदर जो भी तबका गैर बराबरी का जीवन जी रहा है उसको समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए। और समाज जीवन का जो हमारा ढांचा है, उस समाज जीवन के ढांचे के अंदर कोई एक वर्ग, कोई एक तबका, कोई एक जाति और कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गैर बराबरी के भाव का या अभाव का जीवन व्यतीत करे। और भारतीय जनता पार्टी का दूसरा मानना यह है कि जो जनजातीय समाज का विस्मृत गौरव है, जो अंग्रेजों के दुर्भी संधि इतिहास लेखन के कारण, वामपंथियों के दुर्भी इतिहास लेखन के कारण उनको वो पर्याप्त सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वे अधिकारी थे, जिसके वे हकदार थे। चाहे टंटिया मामा भील हो या शंकर शाह हो, रघुनाथ शाह हो, भीमा नायक हो, ये सारे वो लोग थे कि जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अपना बलिदान भी करा है। पर इन बलिदानी महापुरुषों को, पुरुषों को इतिहास की धारा के अंदर ठीक ढंग से उद्धृत नहीं कराया है, लिपिबद्ध नहीं करा गया। इसके कारण इनका जो गौरव था वो विस्मृत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस विस्मृत गौरव की पुनर्स्थापना करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। भारतीय जनता पार्टी आर्थिक रूप से आदिवासी समाज, वनवासी समाज जो हमारा है, उसको उन्नत और सुदृढ़ बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राजनीतिक तौर पर भी आदिवासी और जनजाति वर्ग जो हमारा है उसकी मुख्य भूमिका और भागीदारी होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी चयन का विषय हो तो राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठाने का काम किसने करा? भारतीय जनता पार्टी ने करा है। पंचायत शेड्यूल एक्सटेंशन एक्ट पैसा लाने का साहस किसने बताया? भारतीय जनता पार्टी ने बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने तय करा है कि जनजातीय समाज के बच्चे अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनके विदेश जाने के अवसर उपलब्ध होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके लिए आर्थिक मदद प्रदान करेगी। और ये प्रसन्नता का विषय है कि इस समय मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय वर्ग के 648 बच्चे ऐसे हैं कि जो सरकारी आर्थिक सहायता के आधार पर विदेशों में अपना अध्ययन कर रहे हैं। जनजाति वर्ग का बंधु, जनजाति वर्ग की बहन, उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए। वे जब अपने ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर महानगर में आते हैं तो उनके छात्रावास की व्यवस्था करना, उनकी निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। हमारे आदिवासी समाज के जो 6,500 से अधिक विकास खंड है, वहां 8.5 लाख से अधिक परिवारों को जो है निःशुल्क राशन की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो सरकार आर्थिक तो रूप सर से बहुत सारी योजनाएं चला रही है उमेश जी, बहुत सारी योजनाएं चला रही है। जमीनी स्तर पर कितना पहुंच पा रहा है? क्योंकि आदिवासी की समस्या वही जल जंगल जमीन वाली जो बात की जाती है, उनको भी सड़क, पानी और स्वास्थ्य की सुरक्षा दी जानी चाहिए, उससे वो पूरी तरह से वंचित रहते हैं। आज भी उनके पास जो सड़कें हैं वो कीचड़ से भरी हुई हैं, पानी उनको आज भी साफ नहीं मिल पा रहा है, जमीन के लिए वो आज भी परेशान है। तो पिछले 18 साल से जब अपनी सरकार बीजेपी की यहाँ पर है, आपकी सरकार है, तो आज भी आदिवासी उसी तरह की स्थिति में जी रहा है। कहाँ कितना ज्यादा उनका विकास हो पाया है? नहीं, संगीता जी, मुझे लग रहा है कि
ये जो बातें सारी आपने कही है, अपवाद स्वरूप किसी एक विकास खंड में ऐसा हो सकता है। कभी आप देखिएगा कि झाबुआ आइए, कभी आप अलीराजपुर आइए, कभी आप थांदला आइए, कभी आप पैठलावद आइए, कभी आप सरदारपुर आइए, कभी आप बड़वानी को देखिए, आप देखेंगे कि महानगरों जैसी सड़कें आदिवासी संकुल और विकास खंडों में बनी है। आप देखेंगे कि वहां पर उन्नत श्रेणी के महाविद्यालय बने। आप देखिएगा कि वहां के हाट बाजारों की संस्कृति जो ऊपर उठकर मॉल तक बनने के निर्माण काम शुरू वहां पर हो गए। जनजाति समाज जो है अब वो 70 साल पुराना जनजाति समाज नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जैसी फैसिलिटीज थे, जनजाति वर्ग को जोड़ा है और केवल आर्थिक रूप से वो समुन्नत नहीं हुए। राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करिए। राज्यसभा का अवसर आता है तो हमारी प्राथमिकता सुमेर सिंह सोलंकी को भेजना होती है। तो जनजाति वर्ग के जो क्षेत्र है वहां पर पर्याप्त रूप से विकास करा गया है। और जो आप चिंताएं व्यक्त कर रही थी, किसी एकाध जगह बहुत दूरस्थ अंचल में इस प्रकार का अपवाद स्वरूप होगा, वरना सड़क का अभाव है न बिजली का। और जो वन ग्राम थे उनको राजस्व ग्राम में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। बेकलाभ के पद भरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। ये जल जंगल और जमीन का जो नारा है ये वामपंथियों का दिया हुआ नारा है और इस नारे को हथियार बनाकर मेधा पाटकर जैसे लोग जो है वो जनजाति वर्ग को विकास की बाधा में रोड़े पैदा करने के लिए दिग्भ्रमित करते रहे हैं। वामपंथियों और मिशनरियों के संयुक्त अभियान से निकला ये जल जंगल अभियान का नारा बहुत पहले दम छोड़ चुका है और इस समय तो जल का राजा भी आदिवासी है, जंगल का राजा भी आदिवासी है और जमीन का राजा भी है। जी, आरोप कांग्रेस की तरफ से रहता था कि भाजपा से अभी भी नाराज चल रहा है। इतना सारा इन्होंने योजनाएं बनाई, इतनी सारी उनके त्योहार तीज मनाए, बड़ा बड़ा इवेंट किया, उसके बावजूद जो बीजेपी का वोट बैंक आदिवासी की तरफ से आना चाहिए उससे अभी भी वो नाराज है। और लगातार अभी 2023 का चुनाव भी आ रहा है। हम कांग्रेस प्रवक्ता शिवराज चंदोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही समझ लेते हैं कि आदिवासी वोटों से आपके सत्ता का सूखा खत्म हुआ था 2018 में, उसके बाद फिर आपका ये वोट बैंक खिसक गया, पहुंच गया बीजेपी के पास। अब किस तरह से साधेंगे 2023 के चुनावों में आप? देखिए संगीता जी, मैं अपनी बात शुरू करूं। उमेश जी मेरे बड़े भाई हैं और उनकी बात सुन के मुझे दो पंक्तियां याद आ रही। पहले मैं वहां से अपनी बात शुरू करूंगा कि तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, तुम शाहियों से झूठ हमें मालूम है, हो हमारे खून से ही सही लेकिन सच जरूर लिखा जाएगा, वो सच जो आज पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। उमेश जी ने बहुत बड़ी बात करी और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को अपना वोट बैंक नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को अपना परिवार मानते हैं। मैं नर्मदापुरम में, ये तो दोनों ही दल कहते हैं, बीजेपी भी यही कहती है कि हम आदिवासी को अपना परिवार मानते हैं। वही बात आप भी कह रहे हैं, आदिवासियों की स्थिति वही है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ। मैं नर्मदापुरम से हूँ और नर्मदापुरम में आदिवासी भूत सिंह रहे जो हमारे मार्गदर्शक, मैं उस धरती से हूँ। मैं आपको बता दूं, जो मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे कि आदिवासियों के लिए ये कर दिया हमने, आदिवासियों के लिए वो कर दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नीमच में एक आदिवासी युवक को सबसे पहले गाड़ी से बांध के घसीटा जाता है, फिर उसकी पिटाई की जाती है, बेरहमी से उसे मारा जाता है और मारने के बाद वो लोग कौन थे वो लोग इनके संगठन के समर्थक लोग थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मीडिया में इस बात का प्रमाण है। नेमामर में जो हत्याकांड हुआ था, एक परिवार के 9 लोगों को खत्म कर दिया गया था। कहां था शिवराज सिंह जी चौहान? वो सुशासन जो आदिवासियों के लिए उमेश जी बड़ी बने। सिवनी के कुरई में 2 आदिवासियों को पीट के मार दिया जाता है। आरएसएस और बजरंग दल के लोग शामिल हैं। जितनी भी घटनाएं आप मॉब लिंचिंग की देखते हैं उसमें आरएसएस, भाजपा या उसके विचारधारा के लोग शामिल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आदिवासियों के साथ इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, टंटिया मामा भील की शहादत दिवस पर एक कार्यक्रम हुआ था नेहरू स्टेडियम में, इंदौर में। उमेश जी बहुत अच्छे से जानते हैं शहादत दिवस क्या होता है। जब कोई व्यक्ति शहीद होता है तो वहां हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, वहां हम उत्सव नहीं मनाते। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश इस बात का गवाह है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और शिवराज सिंह सरकार
के मंत्री के साथ खुद मुख्यमंत्री वहां पे नृत्य कर रहे थे। शर्म आना चाहिए। शहादत दिवस के दिन आप किसी आदिवासी नेता की शहादत के दिवस पे आप नृत्य कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए इनको। और ये बात करते हैं आदिवासियों के लिए पेशा एक्ट की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वन अधिकार अधिनियम किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। जो वन समितियां बनी हैं, वन समितियां कौन ने बनवाई थी? कांग्रेस पार्टी ने बनवाई थी। वन समितियों को वित्तीय अधिकार किसने दिया था? और आज इसको कौन छीन रहा है? मैं आपको बता दूं, वन संरक्षण अधिनियम 22 जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, इसमें वनवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन से भी बेदखल कर दिया जाएगा। झूठ बोल रहे हैं ये यहाँ पे बैठ के सार्वजनिक रूप से। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रवक्ताओं को माफी मांगनी चाहिए कि आदिवासी के दिवस के दिन ये लोग यहां मीडिया के सामने बैठ के झूठ बोल रहे हैं। मैं आपका जो आपने मुझे अभी जो क्लिपिंग दिखा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थी, जिनका आपने एक ऑडियो दिखाया था, वो कह रहे थे कि विश्व आदिवासी दिवस जो है वो मूल जनजाति लोगों का है और कांग्रेस ने इसको विश्व आदिवासी दिवस बना दिया। गलत किया, कांग्रेस ने गलत किया। मध्य प्रदेश में बताइए जनजाति कौन था? मूल निवासी यहाँ के कौन है? छत्तीसगढ़ में मूल निवासी कौन है यहाँ के? ये वही जनजाति के लोग हैं जो जल, जंगल और जमीन विश्व आदिवासी दिवस सर कैसे गलत हो गया आपके हिसाब से? पूरे विश्व के आदिवासियों को एक साथ जोड़ दिया गया है, तो ये गलत कैसे हो गया? वही मैं कह रहा हूं कि कैसे गलत हो गया है। आपने जो क्लिपिंग दिखाई उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे ना, मैं उसी बात को कह रहा हूं कि कैसे गलत हो गया। उन्होंने कहा कि टंट्या भील की शहादत को हम ये बनाएंगे। इनका काम केवल और केवल वोट की राजनीति करना है। इनका काम केवल और केवल झूठ को फैलाना है। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने आदिवासी हमारे भाइयों के साथ जघन्य घटनाएं हुई हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा बड़ा काम कर दिया? कौन सी सीबीआई की जांच बिठा दी? शिवराज सिंह जी ने कौन सा उस पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया? अपने लोगों को कहां उन्होंने सलाखों के पीछे डाल दिया? हम उमेश जी से इस पर चर्चा करेंगे, उनके पास पहुंचेंगे, तब आपके सारे सवालों का जवाब उनसे लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। ये केवल झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, झूठ और छद्म फैलाने का काम कर रहे हैं, तो इसका जवाब हम ले लेंगे। उमेश जी से उनके पास पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, देखिए मैं आपसे ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनको आदिवासियों का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पार्टियों ने आदिवासियों का उतना भला नहीं किया है जितना इन दोनों पार्टियों का पालन पोषण जो है वो आदिवासियों ने किया है। वो आदिवासी जो कि मध्य प्रदेश की सियासत की दोनों बड़ी पार्टियों को चलाते आए हैं। देखिए कि तेंदुपत्ता जो है, तेंदुपत्ता के जो बड़े व्यापारी थे वो सब भाजपा के थे, चाहे वो लखीराम अग्रवाल हो या कोई हो। बहुत समय तक भाजपा के अध्यक्ष रहे और उन्होंने पार्टी को अपने कोष से चलाया। और कांग्रेस पार्टी जो है, जो उस तेंदुपत्ते से जो बीड़ी बनती थी वो कांग्रेस के कर्ता धर्ता रहे। उन्होंने उस बीड़ी से कांग्रेस पार्टी को चलाया है और आज भी चला रहे हैं। कोषा अध्यक्ष जैसे, चाहे वो डालचंद जैन हो, विठल भाई पटेल हो या नरेश जैन हो, ये सब के सब, चाहे सुनील जैन हो, ये सारे के सारे जो हैं ये बीड़ी पत्ते से ही, तेंदुपत्ते से जुड़े हुए हैं। तेंदुपत्ता तोड़ता कौन है, उसका संग्रहण कौन करता है और उसे भेजता कौन है, उसे सुखाता कौन है, और वो जो तेंदुपत्ता है उस तेंदुपत्ते से मध्य प्रदेश की दोनों सियासत करने वाली पार्टियां चली हैं। ये मतलब ये कटु सत्य है। लेकिन उस मात्रा में जिस हिसाब से इन्होंने आदिवासियों का दोनों सरकारों ने कोई भला नहीं किया है। हाँ, ये अवश्य है कि मध्य प्रदेश में जो प्रगति है आदिवासियों की, कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी में कुछ अधिक हुई है। आदिवासियों में एकता बहुत मजबूत होती है और उनका वोट बैंक बहुत मजबूत होता है। अभी राष्ट्रपति के चुनाव में जो आदिवासी विधायक थे, उन्होंने अधिकतर जो है, उन्होंने लगभग 17 लोगों ने जो अपना वोट है वो द्रौपदी मुर्मू को दिया। तो आदिवासियों का जो, उसे वोट बैंक नहीं कहना चाहिए, एक झुकाव है और वो झुकाव रहता है उनके सम्मान से जुड़ा हुआ रहता है। आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं और हमेशा आदिवासियों को इस देश में सम्मान दिया है। सबरी के जूठे वेद जो हैं वो भगवान श्री राम ने खाए थे और उसके बाद जो
उनका राज तिलक हुआ था, तो उसमें जो उन्होंने बुलाया था, उन्होंने अपने मित्र को बुलाया था जो कि वनराज थे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, जो सियासती बातें हैं, अभी भी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक जो परिवेश है, उनसे अभी भी आदिवासी काफी दूर है। छिंदवाड़ा के गांव का पहले कांग्रेस प्रचार करती थी कि हमने जो पातालकोट है वहां पर पूर्ण विद्युतीकरण कर दिया, लेकिन वो विद्युतीकरण कब हुआ? जब नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 2017 में घोषणा की कि हम भारत के हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे। तब पातालकोट के लगभग 8 गांव जो थे वो पूरे उस समय वहां पर बिजली पहुंची। तो जो कार्य करने की शैली है, जो है आदिवासियों का विकास, वो काफी हद तक जो रहा है, वो अभी आदिवासियों को वो हक नहीं मिल पाया है, वो उन्हें प्रगति नहीं मिल पाई है जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, जिसके वो हकदार हैं। जी जी। उमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। बात ये की जाती है उमेश जी की कांग्रेस की तरफ से कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सबसे पहले काम अर्जुन सिंह ने शुरू किया था, जो यहाँ के मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता रहे और मुख्यमंत्री भी रहे यहाँ के। अब उसके बाद अभी अमित शाह जी आए थे, गृह मंत्री हमारे, उन्होंने बहुत एक बीजेपी पर ये आरोप लगाया कि एक तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस देने के लिए इतना बड़ा इवेंट करने की क्या जरूरत थी, जो जिसमें लगभग 20 करोड़ के आसपास खर्च आया। तो उस खर्च को लेकर के और कांग्रेस का हमेशा से आरोप रहा कि जब तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस देना ही है तो इवेंट के माध्यम से क्यों दिया जाए, इतना बड़ा इवेंट करने की क्या जरूरत थी? संगीता जी, मैं आपके मूल प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। बहुत सारे आरोप हमारे माथे पर चस्पा करे हैं मेरे मित्र और भाई श्री शिवराज जी ने। उन्होंने सिलसिलेवार बहुत सारे हत्याकांड गिना दिए हैं। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी वर्ग का, केवल आदिवासी वर्ग का नहीं, किसी भी वर्ग के व्यक्ति की हत्या क्यों हो और बर्बरता पूर्वक हत्या क्यों हो। और अगर इस तरह की बर्बरता पूर्वक हत्या होती है तो उसके आरोपियों को दंडित किया जाना चाहिए। वे प्रश्न उठा रहे थे कि क्या सीबीआई जांच के आदेश करे गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनको अपने संदर्भों को ठीक कर लेना चाहिए। खातेगांव कन्नौज के जिस हत्याकांड की वे बात कर रहे हैं, उस हत्याकांड अंदर सीबीआई जांच के आदेश 4 महीने पहले हो गए और सीबीआई प्रथम दृष्टया अपनी एक तफ्तीश करके भी गई है। और दूसरा जो उन्होंने कनेक्शन पॉलिटिकली जोड़े थे, राजनीतिक कनेक्शन, मुझे लग रहा है कि हत्याकांडों से जोड़ा जाना दुर्भाग्यपूर्ण होता है। फिर भी अगर वे जोड़ने पर उतारू और आतुर है तो उनको समझ लेना होगा कि उनके नगर पालिका और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष थे, उनके परिवार के दोनों लड़के उसमें हत्याकांड में नामजद आरोपी रहे हैं और जेल की सलाखों के पीछे है। नीमच के अंदर दूध के व्यापारियों ने दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जिस आदिवासी नवयुवक को ट्रैक्टर से बांध के घसीटा था, उनकी धारा 302 में गिरफ्तारी हुई है और बुलडोजरों से उनके मकान को तोड़ा गया, नेस्तनाबूद करा गया। और भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन या कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन, मुझे लग रहा है कि ये जो होते हैं ये बहुत राजनीतिक प्रेरित आरोप हो सकते हैं। जो अपराधी है वो दंडित होगा और इस मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार के अपराधों के लिए जरा सी भी कोई गुंजाइश नहीं है। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात, जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने करा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के मित्रों के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जो आदरणीय अजय जी कह रहे थे तेंदुपत्ता वाला विषय, चूंकि अब छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा हिस्सा जहां पर बहुतायत मात्रा में तेंदुपत्ता का संग्रहण का अभियान चलता था और काम होता था, वो बहुत बड़ा हिस्सा चूंकि अब हमसे पृथक और विलग हो चुका है, इसलिए अब वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक विषय नहीं बचे हैं। पर मध्य प्रदेश का शेष बचे हुए हिस्से में जहां पर तेंदुपत्ता संग्रहण का अभियान चलता है, न केवल बोनस दिया जा रहा है, अभी तो उनकी दैनंदिनी की मजदूरी भी बढ़ाई जा रही है। उन जनजाति भाइयों और बहनों के पैरों में चप्पल पहनाने तक का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने अपने हाथों से करा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है, वो जनजाति वर्ग के प्रति एक संवेदनशीलता का भाव रखते हैं। और शिवराज जी जो अभी आपत्ति कर रहे थे, हाँ हम स्वीकार करते हैं। और वापस मैं दोहराता हूँ जो हमारे प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया दोहरा रहे थे कि हम नहीं मानते हैं विश्व मूल आदिवासी दिवस को। ये तो विश्व मूल निवासी दिवस है और विश्व मूल निवासी दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मन रहा है। मूल निवासी दिवस को आदिवासी दिवस कैसे कहा जा सकता है? इस भारत में तो प्रत्येक नागरिक मूल निवासी है, केवल एक सोनिया गांधी जी है जो विदेशी मूल की है। हम तो राहुल जी और प्रियंका जी को भी भारत का मूल निवासी मानते हैं। चूंकि सोनिया जी विदेशी मूल की है, इसलिए हम सोनिया जी को मूल निवासी नहीं मानते हैं। तो हम तो सब मूल निवासी है, आप भी, मैं भी, शिवराज जी भी, अजय जी भी,
हम सब भारत के मूल निवासी है, हम तो सब यहाँ की संतति है, हम कोई बाहर से थोड़ी आए हैं। इसलिए हम जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं और 15 नवंबर को मनाते हैं, जिस समय धरती के आप भगवान बिरसा मुंडा, जिनको भगवान मानता है जनजाति वर्ग, उस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है। उस दिन हम जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। एक और बड़ी आपत्ति बार बार शिवराज जी ने ली थी कि हमने वहां पर नृत्य प्रस्तुत कराए शहादत दिवस पर। बसंत वीरों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। अरे वीरों का कैसा हो बसंत, यहाँ पर तो मेरा रंग दे बसंती चोला गाया जाता है। ये वीरों का शहादत जो होती है और वीर जो हुतात्मा होते हैं, इसी तरह के उल्लास की सैल्यूट की सलामी दी जाती है। किसी अखाड़े के उस्ताद खलीफा की शव यात्रा में जाइएगा, अखाड़े में बनेटी फिराते हुए आगे चलते, बैंड बाजे चलते, डोला चलता है और जितने उनके पट्टे होते हैं, वो शागिर्द होते, वो सब बनेटियां फहराते हैं। तो जो शहीद हुए हैं और जनजाति गौरव का शहीद बिरसा मुंडा, उसकी शहादत पर तो हम नृत्य भी करेंगे और बासंती भाव का उल्लास भी मनाएंगे और उछल कर कहेंगे कि मेरा रंग दे बसंती चोला। वीरों का ऐसा ही होता है। शिवराज जी बसंत। कांग्रेस प्रवक्ता शिवराज जी जुड़े हुए हमारे साथ, और नृत्य क्यों किया गया शिवराज जी, मुख्यमंत्री शिवराज जी की तरफ से, उसका जवाब उमेश जी ने दिया हुआ है। आपसे पूछते हैं शिवराज जी, आपसे एक सवाल मेरा ये, क्या एक छुट्टी से बनेगी बात आदिवासियों के विकास की? क्या एक छुट्टी करेगी आदिवासियों का विकास, उनके जनजातियों का विकास, उनके बच्चों का विकास, उनके बच्चों का भविष्य? बिल्कुल नहीं संगीता जी, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता कि एक छुट्टी आदिवासी विकास को तय करेगी। मैं आपको फिर बता दूं, आप ही लोगों का तो कहना है कि एक छुट्टी चाहिए। मैं 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने एक छुट्टी की बात की। मेरी बात पूरी सुनिए ना, मेरी पूरी बात सुनिए ना। हम केवल एक छुट्टी तक सीमित नहीं है। मैं आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर दे रहा हूं कि केवल एक छुट्टी से आदिवासी नहीं होगा। आदिवासियों के विकास की शुरुआत है ये। आदिवासियों के विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के पेट में कैसे मरोड़ मार रहा है। अगर हमने आदिवासी विकास के लिए, अगर आदिवासियों के लिए एक छुट्टी का ऐलान कर दिया तो उनके पेट में दर्द होने लगा है। रंग दे बसंती चोले की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं, जो गांधी की हत्या पे नृत्य करते हैं, ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, जो ये कह रहे हैं कि शाह सिंह जी आदिवासी में चप्पल, हमने तो कभी गांधी की हत्या पर उल्लास नहीं करा है, हमने कभी नहीं करा। अरे गौरव के मंदिर बनाने वाले बाबूलाल को कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी में ले आए। हमको चलते एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं अजय जी से। आप दोनों को रोकूंगी मैं, उमेश जी, शिवराज जी, एक सेकंड अजय जी से चलते एक आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? इसी तरह मैं बता रहा हूँ संगीता जी, सच्चाई है तो ये लोग उमेश जी, शिवराज जी, आप लोग, और ये लोग बौखला जाते हैं। अरे ऐसे कैसे चर्चा आगे बढ़ेगी? समझ चुके हैं आदिवासी लोग, समझ चुके हैं उमेश जी की तकलीफ। एकलव्य कौन लेके आया था? एकलव्य संस्था कौन था? आदिवासी। उमेश जी, शिवराज जी, दोनों को रोकूंगी मैं, दोनों को रोकूंगी मैं। अजय जी से आखिरी प्रतिक्रिया लूंगी। संगीता जी, सुन पा रहे हैं? पूरी होने दी संगीता जी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठ और छल कर रहा है, आपसे लूंगी मैं। आदिवासी वोट बैंक के नाम पर सियासत परवान चढ़ रही है। जी जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, क्या आदिवासी वोट बैंक के नाम पर सियासत परवान रही है? शिक्षा, स्वास्थ्य और जो उनको मूलभूत सुविधाएं हैं वो सरकार तय करे और उन तक जो समाज का आखिरी व्यक्ति है वो, तो वहां तक हर सुविधा पहुंचे, जिससे कि हमारे जो अभी तक मतलब पिछड़ा हुआ समाज रहा है, एक तरह से उपेक्षित समाज रहा है, वो आए। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि आदिवासियों के जो मेहनत है, उस मेहनत से ये दोनों सियासी पार्टियां चली हैं। अब ये दोनों सियासी पार्टियां को जो है, जो जिनके साथ है सियासत, उनको यह रखना चाहिए कि उन आदिवासियों का भला करें, वहाँ ऐसे ईमानदार और योग्य अधिकारियों का वहाँ पर पहुंचाएं जो कि एक समाज सेवा करते हों। लेकिन अभी तक जो कई बार होता है कि सरकार के द्वारा योजनाएं जो हैं वो जमीन पर क्रियान्वित नहीं होती हैं, इस पर सरकार को मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो योजनाएं जमीन पर क्रियान्वित नहीं होंगी तब तक। चलिए, विश्व आदिवासी दिवस पर आज ये महत्वपूर्ण चर्चा में आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों राजनीतिक दलों की बढ़ती सक्रियता से ये संदेश जरूर मिला है कि उनके लिए आदिवासी वोट बैंक सत्ता की राह आसान बना सकता है। लिहाजा जमीनी स्तर पर इस वर्ग तक पहुंचने की मुहिम दोनों ही दलों ने तेज कर दी है। राज्य में 22% से ज्यादा आबादी आदिवासी वर्ग की है। कौन कितना
लुभा पाता है और कितना वक्त कितना वोट बैंक अपनी तरफ खींच पाता है, ये अभी वक्त के गर्त में है। दीजिए इजाजत, बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।